नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे और इनसे आपको आपकी स्टडी के अंदर हेल्प मिल रही होगी। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोज में हम राजनीतिक विचारकों की चर्चा कर रहे हैं और अब तक हम 3 विचारक पढ़ चुके हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। आज हम बात करेंगे एक नए विचारक की, जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स के बारे में हम उसी तरीके से बात करेंगे जैसे पिछली वीडियोज में करते आए थे, यानी कि पूरे थॉमस हॉब्स को हम कुछ खंडों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला खंड, परिचय। इनको वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक कहा जाता है। वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 5 अप्रैल 1588 माल्मेसबरी, इंग्लैंड में हुआ था। 5 अप्रैल 1588 माल्मेसबरी, इंग्लैंड। इनका प्रमुख सिद्धांत सामाजिक समझौतावाद, और इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है राजनीति का गैलीलियो। तो ये परिचय है, सामान्य परिचय है, आपको याद रखना है। इनको वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक कहा जाता है। 5 अप्रैल 1588 को माल्मेसबरी, इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ। सामाजिक समझौतावाद इन्होंने दिया था और इनको राजनीति का गैलीलियो कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है। एक दंत कथा प्रचलित है, एक कथा इनके जन्म से संबंधित प्रचलित है। कहा जाता है कि जब थॉमस हॉब्स अपनी माँ के पेट में थे, गर्भ में थे, तब स्पेन की जल सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। स्पेन की जल सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, जिसको इतिहास में अरमाड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उस समय इनकी माँ इतनी डर गई थी, शब्द पे गौर करें, डर गई थी, भयभीत हो गई थी कि इनका समय से पहले ही जन्म हो गया था। यानी कि बच्चे को जब 9 माह का समय लगता है जन्म लेने में, ये उससे पहले ही जन्म ले चुके थे, पैदा हो चुके थे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये अब आपको आगे एक स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट की पृष्ठभूमि यहां पर थी, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो फिर से देख लें, स्पेन की जल सेना ने इंग्लैंड पर जब आक्रमण किया, जिसको अरमाड़ा का युद्ध कहते हैं, उन जो स्थितियां बनी, युद्ध की जो स्थितियां बनी, परिस्थितियां बनी, उनसे इसकी मां इतना डर गई कि इनका समय से पहले ही जन्म हो गया। इस बात को ध्यान में रख करके जब थॉमस हॉब्स बड़े हुए, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि मैं और मेरा भय, डर, हम दोनों आपस में जुड़वा भाई हैं। मैं और मेरा भय जुड़वा भाई हैं। इस युद्ध के बाद इनके पिता कहीं चले गए थे और उनका पालन पोषण बाद में इनके चाचा के द्वारा किया गया था, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं प्रमुख पुस्तकों की। तो यहाँ पर केवल हमने एक ही मेन पॉइंट पढ़ा अभी तक कि मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं। यह कथन किसका है? और यह थॉमस हॉब्स का। पुस्तकों की बात करें, पहली पुस्तक लेवियाथन 1651 में आई। यह सबसे प्रसिद्ध रचना है, सबसे प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने सबसे पहले लिखा है। सबसे प्रसिद्ध रचना लेवियाथन, इतनी प्रसिद्ध कि इसकी काफ़ी बढ़ाई भी की गई और जितनी बढ़ाई हुई उससे ज़्यादा इसकी आलोचना की गई। इसके बाद में दूसरी पुस्तक है डी कॉर्पोरे 1640 में, डी सीवे 1642 में। और यहाँ पर याद रखना है कि इस पुस्तक में 3 विषयों पर मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है, और वो विषय हैं शरीर, मनुष्य और नागरिक। इनके बारे में ज़्यादा इसमें चर्चा की गई है। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ लॉ, इस पुस्तक का ये 1650 में आई थी, और ये केपलर के ग्रहों की जो गति के नियम है उस पर, और गैलीलियो का एक जो नियम आया था कि गिरती हुई वस्तु का जो नियम था उसके ऊपर ये आधारित थी, उससे प्रभावित थी। एक है डी होमिनी 1658 में आई, और एक थी बेहेमात 1681 में। ये पुस्तकों के नाम जब मैं आपको हर विचारक में बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, मैं हर बार कह रहा हूँ पुस्तकों का नाम याद रखें। हर एग्जाम में 2-3 पुस्तकें पूछी जाती हैं, क्योंकि आपको क्रॉस चेक करवाया जाएगा। 4 विचारक, 4 पुस्तकें कि मिलाइए साहब कौन सी पुस्तक किस विचारक की है। तो आप याद रखें, लेवियाथन, डी कॉर्पोरे, डी सीवे, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, डी होमिनी, बेहेमात। फिर से देख लें, लेवियाथन, डी कॉर्पोरे, डी सीवे, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, डी होमिनी और बेहेमात। अब मैंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना थी वो होती लेवियाथन। तो पहले लेवियाथन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी, और यहां पर जो शब्द है लेवियाथन, इसका अर्थ भी आपको याद रखना है। ये एक विशाल का, बहुत बड़े आकार का समुद्री जीव होता है लेवियाथन। अब इसकी चर्चाएं
क्लेरेंडन ने लेवियाथन को शैतान की आत्मा कहा है। क्लेरेंडन ने लेवियाथन को शैतान की आत्मा कहा और इसको जला दिया। जलाने के बाद उसने कहा कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह इतनी मात्रा में हो, इतना अधिक हो। ये क्लेरेंडन के विचार थे। यहां पर 3 प्रश्न बनते हैं। पहला, आपके जो लेवियाथन था इस पुस्तक को किसने जलाया, वो है क्लेरेंडन। दूसरा, लेवियाथन को शैतान की आत्मा किसने कहा, वो है क्लेरेंडन। और फिर किसने कहा कि मैंने कभी कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें राजद्रोह, विश्वासघात और धर्मद्रोह इतना अधिक हो। और ये सारी बातें हैं क्लेरेंडन की। अब वाहन इसे एक प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ कहता है। वाहन लेवियाथन को प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ बताता है। इसके बाद ब्रेमहिल, यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। इसने जितनी गड़बड़ी की है उतनी तो वनस्पतियों के बगीचे में सुअर भी पैदा नहीं करते। ये विचार थे ब्रेमहिल के, इसके बारे में, लेवियाथन के बारे में। यानी कि यहां तक आपने जितने भी व्यूज पढ़े ये सारे के सारे नेगेटिव व्यूज हैं, आलोचनाएं हैं। तो दोबारा देखें इसको। ब्रेमहिल, यह ग्रंथ सबको आग लगाने वाला है। इसने जितनी गड़बड़ी की है उतनी वनस्पतियों के बगीचे में सुअर भी पैदा नहीं करते हैं। ये विचार थे ब्रेमहिल के। इसके बाद माइकल ऑक्सफोर्ड, ये एक पॉजिटिव व्यू आएगा। लेवियाथन अंग्रेजी भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र उत्तम रचना है। ये पॉजिटिव है, तो सकारात्मक है। ये इनकी बड़ाई है और ये किसने की थी, माइकल ऑक्सफोर्ड ने। तो ये आपको स्टेटमेंट थे लेवियाथन के बारे में, आपको याद रखना है। क्लेरेंडन ने लेवियाथन को शैतान की आत्मा कहा, इसको जला दिया। इसके बाद वाहन ने इसको प्रभावहीन और परिणामहीन पुस्तक कहा। ब्रेमहिल ने तो यह कहा कि इसने इतनी गड़बड़ी की है जितनी वनस्पतियों के बगीचे में सुअर भी पैदा नहीं करते हैं। और माइकल ऑक्सफोर्ड ने इसको राजनीति दर्शन की सबसे महान और एकमात्र रचना करार दिया है। ये थे लेवियाथन के प्रति विचार। अब बात करते हैं हॉब्स। हॉब्स के व्यक्तित्व पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ा। तो हॉब्स बचपन से ही युद्ध के माहौल में रहे, तो वो अपने स्वभाव की बात करें तो वो डरपोक किस्म के व्यक्ति थे। हॉब्स डरपोक किस्म के व्यक्ति थे और उनके ऊपर सबसे ज्यादा वो डरपोक क्यों थे, क्योंकि इंग्लैंड के गृह युद्ध का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। यहां पर आपको याद रखना है, थॉमस हॉब्स के समय यानी कि जब उनका जीवन था उसी दौरान गृह युद्ध हुआ था इंग्लैंड के अंदर, और जिसको प्यूरिटन क्रांति कहते हैं। यह क्रांति 1642 से लेकर के 1649 तक 4-5 साल तक चली थी। ये इंग्लैंड की गृह युद्ध था, इंग्लैंड की गृह क्रांति थी, जिसको प्यूरिटन क्रांति कहते हैं। इससे वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए, उनके दिल दिमाग पर इतना प्रभाव पड़ा कि भय और स्वार्थ इन दोनों को मानव प्रकृति का मूल तत्व मान लिया। इस पे वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए, इन युद्धों की विभीषिता को देख करके, युद्धों के जो भयानक मंजर थे उनको देख करके वो इतने डर गए कि उन्होंने माना कि मानव स्वभाव की 2 मूल प्रवृत्तियां हैं, और वह है भय और स्वार्थ। कुछ लोग अपने स्वार्थ की खातिर दूसरों को डराते हैं, तो स्वार्थ और भय को उन्होंने मूल प्रवृत्ति माना। इस युद्ध की स्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक नए सिद्धांत की रचना की, उसको नाम दिया सामाजिक समझौता। उन्होंने माना कि सामाजिक समझौता हुआ है कुछ लोगों के बीच में, कि राजा और प्रजा इन दोनों के बीच में एक समझौते जैसी चीज होती है, और उस समझौते का नाम इन्होंने रखा सामाजिक समझौता। और इस समझौते के तहत संपूर्ण सत्ता, पूरी जो ताकतें हैं वो एक निरंकुश शासक को दे दी जाती हैं। यह सामाजिक समझौता का मूल सार है। इसके ऊपर आप पुस्तकें पढ़ेंगे, उन पुस्तकों के अंदर काफी 2-2, 3-3 पेज के, 4-4 पेज के लेख दे रखे हैं, लेकिन उन लेखों का कोई ज्यादा सार नहीं है। हमारी जो वीडियोज बनाने का जो मूल उद्देश्य है वो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हम केवल उतना ही ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पूरे 3-4 पेज नहीं भरने वाला हूँ, तो आप संक्षेप में देखें कि इस युद्ध की स्थिति से बचने के लिए मनुष्य ने एक सामाजिक समझौता किया और अपनी पूरी ताकतें एक निरंकुश शासन को सौंप दी। ये इंग्लैंड के गृह युद्ध के इनके ऊपर प्रभाव पड़े।
इसके अलावा भौतिकी का भी इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। थॉमस हॉब्स गैलीलियो की गति सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। उसके अनुसार प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ गतिशील है और सभी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं के रूप में पाए जाते हैं और उनके आपस में मिलने की प्रवृत्ति रहती है। ये विचार गैलीलियो के थे और इन बातों को उन्होंने अपनी राजनीति के अंदर अप्लाई भी किया था। उन्होंने माना कि ये जो गति है, ये जो मूवमेंट है, ये ब्रह्मांड की अंतिम सच्चाई है। हर व्यक्ति, हर अणु लगातार घूमते रहते हैं। जैसे ब्रह्मांड छोटे छोटे अणुओं से जो कि गतिशील है, इस शब्द पे बार बार गौर करें, गति पर, उनसे मिलकर के ब्रह्मांड बनाए, वो आपस में टकराते रहते हैं और आगे से आगे चलते रहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति भी हैं जो आपस में टकराते हैं, टकराव होता है, टकराव होना अनिवार्य है और वो अपने जीवन को आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पर उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया था। इसके बाद में उनके ऊपर प्रभाव पड़ा ज्यामिति का। वह यूक्लिड की ज्यामिति से बहुत प्रभावित थे। उसके अनुसार ज्यामिति शैली के आधार पर किसी भी विषय की व्याख्या की जा सकती है। हॉब्स का यह मानना था कि जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, उसकी जो शैली है, उसकी जो अवधारणाएं है, उसके आधार पर किसी भी टॉपिक का जो है व्याख्या की जा सकती है और उसकी व्याख्या करके, उसका विश्लेषण करके एक उपयुक्त सिद्धांत बनाया जा सकता है। उस सिद्धांत की विवेचना की जा सकती है। उन्होंने नागरिक दर्शन की तुलना ज्यामिति से की और वैज्ञानिक भौतिकवाद पद्धति का प्रयोग किया। गौर करें इस चीज पे, वैज्ञानिक भौतिकवाद। उन्होंने नागरिक दर्शन की तुलना ज्यामिति से की और वैज्ञानिक भौतिकवाद पद्धति का प्रयोग किया। तो ये तीन मुख्य घटनाएं थी। इंग्लैंड का गृह युद्ध होना और गैलीलियो के जो सिद्धांत थे वो, और इसके अलावा यूक्लिड की प्रमेय यानी कि ज्यामिति और भौतिकी, इन चीज़ों ने भी हॉब्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। अब हम बात कर लेते हैं उस सिद्धांत की जिसके लिए हॉब्स को जाना जाता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। मैंने पहले कहा, मैं यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने वाला, शॉर्ट में बताता हूँ। थॉमस हॉब्स ने माना कि सामाजिक व्यवस्था से पूर्व की स्थिति प्राकृतिक अवस्था है, कि मनुष्य जब सामाजिक सिस्टम में आया, सोशल हुआ, उसके पहले जब वो रहते थे नेचुरली, वही नंग धड़ंग रहते थे, वो अवस्था प्राकृतिक अवस्था थी। उस अवस्था के अंदर, प्राकृतिक अवस्था में, मनुष्य स्वार्थी था और युद्ध में संलग्न रहता था। स्वार्थी का मतलब हो गया, जिस प्रकार हम जानवरों को देखते हैं कि अगर आप कहीं पर कुछ कुत्ते इकट्ठे हों या बकरियां इकट्ठी हों, वहां पर आप कुछ डाल दोगे तो सभी उसको खाने को दौड़ते हैं, केवल ये चाहते हैं कि मेरा ही पेट भरे। और ये तो हो गया स्वार्थ। और उसके दौरान अगर दूसरा खाने आता है तो उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, ये हो गया युद्ध। ये दोनों प्रवृत्तियां उसमें प्राकृतिक रूप से, स्वार्थ यानी कि केवल खुद का ही कार्य हो और उसके प्रति अगर दूसरा बीच में आता है तो उसको हटा दिया जाए, ये हो गया युद्ध की प्रवृत्ति, और दोनों ही प्राकृतिक है। यह अवस्था निरंतर संघर्ष की अवस्था है, लगातार संघर्ष चलता रहता है, जिसमें शक्ति ही मानव का मुख्य तत्व है। इस शब्द पे गौर करें, शक्ति मानव का मुख्य तत्व है, कि अगर 5 कुत्ते हैं, वहां पे आप रोटी फेंकोगे, केवल वही कुत्ता रोटी खा पाएगा जिसमें शक्ति होगी, बाकी जो डर जाएंगे या कमजोर होगी उनको भगा दिया जाएगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। जहां संपूर्ण अराजकता है, कोई नियम नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। और ये सारी चीजें कहां पर है? प्राकृतिक अवस्था में, यानी कि जब तक मनुष्य सामाजिक नहीं हुआ था तब तक शक्ति के दम पर ही वह जीवित था, वहां पर कोई नियम कानून कार्य नहीं करता था। उस वक्त तक, यानी कि प्राकृतिक अवस्था तक, व्यक्ति का केवल एक ही अधिकार था, व्यक्ति को एक ही अधिकार प्राप्त था, वो था आत्मरक्षा। अब यहां पर आत्मरक्षा से तात्पर्य केवल यह नहीं है कि कोई दूसरा आपको मारने आए तो आप उससे खुद को बचाएं, बल्कि यह भी है कि आप जीवित रहें, और जीवित रहने के लिए आपको कई प्रकार के संघर्ष करने पड़ेंगे। भोजन के लिए संघर्ष, अगर आपके सामने लिमिटेड मात्रा में भोजन होगा तो भी आपको दूसरों से लड़ना पड़ेगा। ये जो लड़ाई है ये भी आत्मरक्षा है, क्योंकि अगर आपको भोजन नहीं मिलेगा तो आप मर जाएंगे। तो प्राकृतिक अवस्था में किसी भी व्यक्ति का केवल एक ही अधिकार था, और वो अधिकार था आत्मरक्षा। वो हर प्रकार से जितने भी लड़ाइयाँ लड़ेगा वो सभी आत्मरक्षा के अंदर मानी जाएगी। वैसे उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में 19 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताए। इस बात को भी याद रखना है, कितने प्राकृतिक अधिकार बताए थे? 19। किसमें बताए थे? लेवियाथन में। ठीक है, थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन में 19 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की जो अव्यवस्था थी उसको दूर करने के लिए
व्यक्तियों ने आपसी सहमति द्वारा शासन सत्ता का निर्माण किया। इस शब्द पे, इस वाक्य पे फिर से गौर करें, हम इसका एक अर्थ निकालेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था की अव्यवस्था को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने सहमति द्वारा शासन सत्ता का, शासन व्यवस्था का निर्माण किया। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो हॉब्स है उसके अनुसार भी शासन किस प्रकार की संस्था है? कृत्रिम संस्था है, बनाई गई है, यानी कि प्राकृतिक नहीं है, ये लोगों ने खुद ने बनाई है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। हर विचारक में मैंने कहा है कि प्राकृतिक संस्था माना या कृत्रिम संस्था माना, इस चीज पे आपको जरूर गौर करना चाहिए। तो थॉमस हॉब्स ने भी क्या माना है? इसको कृत्रिम संस्था माना है। और वो कैसी होगी? निरंकुश और सर्वोच्च होगी। निरंकुश यानी उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, वही सबसे ऊपर होगी, उस पर कोई शर्त, कोई बंधन लागू नहीं होता है। यह है सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता में हमने देखा कि पहले प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था, वो था आत्मरक्षा का अधिकार। और उस अव्यवस्था को, जो प्राकृतिक अवस्था में अव्यवस्था थी, उसको दूर करने के लिए लोगों ने आपस में ही एक समझौता किया, किसी एक को हेड नियुक्त कर दिया जाए, और ये हेड जो कहेगा उसी को सारी सत्ता दे दी, सारे पावर उसी को दे दिया कि ये जो कहेगा हम सब उसी को मानेंगे, ताकि किसी प्रकार से एक व्यवस्था का, एक सिस्टम का निर्माण हो सके। ये सारी चीज जो हुई, इसको ही उन्होंने सामाजिक समझौता कहा। ठीक है, समाज में जो अव्यवस्था थी उसको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने समाज में से ही किसी एक व्यक्ति को सारी सत्ता सौंप दी और उसको तमाम अधिकार दे दिए कि हम सबके जीवन का फैसला भी आप ही करोगे। हर प्रकार की शक्तियां उनको दे करके उसको सर्वोच्च बना दिया। उसके ऊपर कोई बंधन नहीं था, वो स्वविवेक से किसी भी प्रकार का फैसला ले सकता था। इसको सामाजिक समझौता कहा गया है। थॉमस हॉब्स के आत्मरक्षा अधिकार को, यह प्रश्न आया हुआ है, थॉमस हॉब्स के आत्मरक्षा अधिकार को किसने शेर का अधिकार कहा है? शेर का अधिकार अभी मैं समझाऊंगा। T.H. हैक्सले ने, पहले आंसर याद रखें, शेर का अधिकार किसने कहा? T.H. हैक्सले ने आत्मरक्षा अधिकार को शेर का अधिकार कहा है। अब यहां पर शेर का अधिकार ज्यादा नहीं समझाना। जंगल में शेर होता है, शेर वहां का राजा है। क्यों है? क्योंकि उसके पास शक्ति है और वो अपनी शक्ति के दम पर पूरे जंगल के जो जानवर हैं उन जंगली जानवरों को भी एक नियंत्रण में रखता है। इस प्रकार का जो सिद्धांत है उसको आत्मरक्षा का सिद्धांत कहा गया, क्योंकि शेर के पास शक्ति है इसलिए वो श्रेष्ठ है, वो दूसरों को मार के खाता है। इसी तरीके से जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें जिस व्यक्ति के पास शक्ति थी वो दूसरों को डरा के, मार के उनसे अपना जीवन पालन करता था। राज्य को हॉब्स ने कॉमनवेल्थ कहा है। ये हाल ही एक एग्जाम में आया था, शायद फर्स्ट ग्रेड में आया था। राज्य को हॉब्स ने कॉमनवेल्थ कहा है। सामाजिक समझौता नागरिकों के बीच में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको समझनी है। सामाजिक जो समझौता हुआ था वो नागरिकों के बीच में हुआ था, नागरिकों और लेवियाथन के बीच में नहीं हुआ था। यहाँ पर लेवियाथन क्या है? लेवियाथन है राज्य, राजा जो हेड है उसको, शासन व्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को लेवियाथन कहा गया है। तो लेवियाथन यानी कि राजा के और इसके बीच में नहीं हुआ है, वो नागरिकों के बीच में हुआ था। लोगों ने आपस में सहमति बनाई, उसके बाद एक को चुना गया। तो जिसको चुना गया उसके और प्रजा के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ। चुनने से पहले प्रजा ने आपस में एक दूसरे से, यानी कि नागरिकों ने ही आपस में एक दूसरे से समझौता किया था। नागरिकों का राजा के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। इससे क्या अर्थ निकलता है कि जो राज्य है वो सामाजिक समझौते का परिणाम है। जो राजा बना है वो उस समझौते की वजह से बना है, वो उस समझौते का भाग नहीं है। उसने उस समझौते में भाग नहीं लिया, उसने कोई डील नहीं की। इसको ऐसे समझिए कि अगर 50 व्यक्ति हैं वो आपस में ये तय कर लेते हैं
कि हम में से ये राजा बनेगा, तो जिसको अध्यक्ष बनाया जाएगा तो उन 50 आदमियों की उस अध्यक्ष से कोई वार्ता नहीं हुई है, उन 50 की आपस में ही राय की गई है, बाद में अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो अध्यक्ष बना उसकी तो उसमें कोई भागीदारी थी ही नहीं, समझौते में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखें, समझौता नागरिकों के बीच में होता है, नागरिक और राज्य के बीच में नहीं। इस प्रकार सामाजिक समझौते से जिस राज सत्ता का निर्माण होगा वो कैसा होगा? निरंकुश होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि नागरिकों को सत्ता से असंतुष्ट होने पर भी समझौता तोड़ने का अधिकार नहीं है। जैसे कि इसको सीधा आप ये समझ लीजिए, आज हमारे यहाँ पर चुनाव होते हैं, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन गया तो वो इस समझौते के तहत बना, क्योंकि समझौता हो गया लोगों के बीच में कि साहब हम इस तरीके से चुनाव करेंगे, इस तरीके से वोट देंगे, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये समझौता है। अब इसके तहत कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, वो आपको पसंद आए मुझे पसंद आए चाहे न आए, वो मुख्यमंत्री रहेगा और उसके कार्यों से आप संतुष्ट हो चाहे न हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो समझौता नहीं टूटेगा, वो मुख्यमंत्री रहेगा, क्योंकि समझौता तोड़ते ही वापस प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। हम भी देखते हैं जैसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा देता है तब हमारा कोई लीडर नहीं होता और वो एक तरीके से अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सामाजिक समझौता को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, एक तो ये याद रखना है। सामाजिक समझौता नागरिकों के बीच में हुआ था, राज्य के बीच में नहीं हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं जो प्राकृतिक अवस्था है, उस प्राकृतिक अवस्था में 3 तत्वों का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में जब सामाजिक स्थिति नहीं आई थी तो सामाजिक स्थिति आने में और नहीं आने में क्या अंतर था? यानी कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, लोग यूं जंगल में भटकते थे उसमें, और जब वो संगठित सभ्य समाज के रूप में रहने लगे उसमें क्या मुख्य अंतर आया? तो 3 चीजों का वहां पर अंतर देखा गया। पहला कला, जब वो सामाजिक प्रकृति में आया, परिपाटी में आया तो उसमें एक कला का विकास हुआ। दूसरा है संस्कृति, उसमें नई संस्कृति का विकास हुआ। और है नौचालन। नौचालन का मतलब यहाँ पर दिशाओं के ज्ञान से है। नौचालन का मतलब है नेविगेशन, यानी कि दिशाओं का ज्ञान हुआ, उसको जगह समझ में आने लगी, उसको ज्योग्राफी भूगोल समझ में आने लगा। ये 3 चीजें प्राकृतिक दशा में नहीं थी। वो यूं ही जंगल में जैसे कुत्ता भटकता है गली के अंदर, वैसे वो भटकता रहता था, उसको कोई ज्ञान नहीं होता था वो किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है। तो प्राकृतिक अवस्था में कला, संस्कृति और नौचालन, कला, संस्कृति और नौचालन यानी कि नेविगेशन का अभाव था। उसने मनुष्य की 3 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जिसके कारण प्राकृतिक अवस्था में निरंतर संघर्ष होता था। देखो यहाँ पर मूल प्रवृत्तियां शब्द है। मूल प्रवृत्तियां वो प्रवृत्तियां होती है जो मानव में जन्म से ही होती है, जन्मजात होती हैं। तो प्राकृतिक अवस्था प्रारंभिक अवस्था थी, उस वक्त उसमें जो प्रवृत्तियां थी वही मूल प्रवृत्तियां कहलाएंगी। तो आपके हॉब्स ने यहाँ पर 3 मूल प्रवृत्तियां मानी हैं। पहला है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा क्यों की जाती है? लाभ कमाने के लिए, तो ये लाभ के लिए थी। दूसरा था अविश्वास या भय। तो आपको किसी पे अविश्वास क्यों होगा? आप अपनी सुरक्षा करना चाहेंगे। आपको किसी से डर क्यों लगेगा? क्योंकि आप अपनी सुरक्षा करना चाहें। तीसरा है कीर्ति, यानी कि आपका जो भी ग्रुप है, जो छोटा ग्रुप है या बड़ा ग्रुप है, उसमें आप एक इज्जत, एक औहदा पाना चाहते हो, वैभव पाना चाहते हो, अहम यानी अहंकार, एक पदवी वो पाना चाहते हैं। तो ये 3 मूल प्रवृत्तियां थी, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और कीर्ति। हॉब्स कहता है जो प्रतिज्ञा पत्र शक्ति की नींव पर, शक्ति का मतलब तलवार, प्रतिज्ञा पत्र का मतलब सामाजिक समझौता, जो एग्रीमेंट हुआ है, जो तलवार के दम पे, पावर के दम पे, डंडे के दम पे हुआ है, वे कोरे शब्द जाल हैं। जो प्रतिज्ञा पत्र शक्ति की नींव पर टिके हों वे कोरे शब्द जाल हैं और मनुष्य की रक्षा में सर्वथा असमर्थ हैं। यानी कि यहाँ पर थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत दे तो दिया, प्रणेता तो बन गए, लेकिन वो खुद उसके पक्ष में भी नहीं है कि ये सामाजिक समझौता जो हुआ उससे मनुष्य की रक्षा कभी भी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? आगे देखिए, लेवियातन के दाएं हाथ में तलवार,
दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में धर्मदंड है। तलवार का मतलब है शक्ति, धर्मदंड का मतलब है न्याय। दोनों चीजें उसी के पास है, जिसका अर्थ है कि जो शासक है वो राजनीति में यानी कि तलवार उसके अंदर भी श्रेष्ठ है और धर्मदंड यानी कि धर्म दोनों क्षेत्रों में सर्वोपरि है। आप लेवियाथन को नियंत्रित नहीं कर सकते। और लेवियाथन का मतलब यहाँ पर क्या है, राज से, राजा से है। तो राजा के दाएं हाथ में तलवार है, बाएं हाथ में धर्मदंड है। वो राजनीति और धर्म दोनों क्षेत्रों के अंदर सर्वोपरि होता है। अब देखिए चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण वाक्य थे जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि हॉब्स मालबरी का शैतान है। हॉब्स मालबरी का शैतान है, किसने कहा, ये कहा था काउले। काउले, कुछ पुस्तकों में इसका नाम बाउले भी मिला है, लेकिन आप काउले याद रख लीजिए। तो हॉब्स मालबरी का शैतान है, ये काउले ने कहा। हॉब्स ने खुद ने कहा पोप शाही रोम का भूत है जो उसकी कब्र पर बैठा है। पोप जो है, जो चर्च का हेड होता है, वो शाही रोम का भूत है जो उसकी कब्र पर बैठा है, ये हॉब्स ने कहा था। लियो स्ट्रॉस ने वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहा है, किसको, थॉमस हॉब्स को। लियो स्ट्रॉस ने हॉब्स को वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहा है। हॉब्स ने एक वाक्य कहा, स्वयं को पढ़ो, स्वयं को पढ़ो, अर्थात नैतिकता का मानदंड स्वयं मनुष्य। आप खुद को जाने, खुद के विचारों को समझें कि आप में किस प्रकार के गुणों का विकास हो रहा है, उसी से आप अपनी नैतिकता का पता लगा सकते हैं। यह हॉब्स का कथन है। अब अभी जैसे मैंने बात की कि हॉब्स ने 3 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, ऐसे ही मैकियावेली ने भी 3 मूल प्रवृत्तियां बताई थी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, प्रेम, भय और संपत्ति। याद रखें, प्रेम, भय और संपत्ति, ये 3 मूल प्रवृत्तियां किसने बताई थी, मैकियावेली ने। जबकि हॉब्स ने कौन सी बताई थी, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और कीर्ति। प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और कीर्ति, ये 3 मूल प्रवृत्तियां किसने बताई हैं, हॉब्स ने बताई हैं। अब कुछ जो शब्द हैं जो मिलते जुलते हैं, कंफ्यूज करते हैं, तो मैं लेकर के आया हूं कि राजनीति विज्ञान का जनक, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, आप पढ़ चुके हैं। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक वो मैकियावेली को कहा जाता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। और आज पढ़ा वैज्ञानिक राजनीति का जनक, वैज्ञानिक राजनीति का जनक ये थॉमस हॉब्स को कहा जाता है और लियो स्ट्रॉस ने कहा था। वैज्ञानिक राजनीति का जनक थॉमस हॉब्स को कहा जाता है और लियो स्ट्रॉस ने ये कहा था। इसके अलावा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक ये कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो ये कुछ कथन थे। इसके अलावा वैज्ञानिक भौतिकवाद, इस शब्द को आप बिल्कुल याद रखें, ये भी थॉमस हॉब्स के लिए था। तो दोस्तों, हॉब्स में आज हम करेंगे इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मुख्य मुख्य बातें आपको याद रखनी है। वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक कहा जाता है इनको, इन्होंने सामाजिक समझौतावाद दिया था और इनको राजनीति का गैलीलियो भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म अरमड़ा के युद्ध के समय हुआ था। इनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, मैं और मेरा भय, मैं और मेरा भय जुड़वा भाई हैं, ये इन्होंने कहा था। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना थी लेवियाथन। इसके अलावा कुछ और पुस्तकें भी इन्होंने लिखी थी, उनका नाम आपको याद रखना है। क्लेरेंडन ने लेवियाथन को जला दिया था और वाहन ने इसको प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ कहा था, जबकि माइकल ऑक्सफोर्ड ने इसको उत्तम रचना कहा है। इनके ऊपर इंग्लैंड के गृह युद्ध का प्रभाव पड़ा था। गैलीलियो के जो गति के सिद्धांत थे उनका प्रभाव पड़ा था। ज्यामिति का प्रभाव पड़ा था। ये विशेष रूप से यूक्लिड की जो ज्यामिति थी उससे प्रभावित थे। इन्होंने नागरिक दर्शन की तुलना भी ज्यामिति से की थी, इसलिए इनको वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो कौन सा था, सामाजिक समझौता सिद्धांत। वैसे आपको याद रखना है कि प्राकृतिक अवस्था में इन्होंने एक ही अधिकार बताया है, प्राकृतिक अवस्था में एक ही अधिकार बताया, वह है आत्मरक्षा का अधिकार। लेकिन लेवियाथन पुस्तक में इन्होंने कुल 19 अधिकारों का, 19 प्राकृतिक अधिकारों का जिक्र किया है। तो ये आपके कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट थे। इसके अलावा आप और याद रखेंगे कि
आत्मरक्षा के अधिकार को हेक्सले ने शेर का अधिकार कहा है और राज्य को हॉब्स ने कॉमनवेल्थ कहा है। राज्य को हॉब्स ने कॉमनवेल्थ कहा है। सामाजिक समझौता सिद्धांत में मैंने आपको बताया, ये जो समझौता था ये नागरिकों के बीच में हुआ था, नागरिकों और लेवियाथन के बीच में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इसके बाद आप मानेंगे कि हॉब्स जो था वो डरपोक किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि युद्धों के समय उनका जन्म हुआ और जीवन में उन्होंने अनेक युद्ध देखे, इसलिए वो डरपोक किस्म का व्यक्ति था। उन्होंने 19 प्राकृतिक अधिकार बताए, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्राकृतिक अवस्था में 3 तत्व बताए जिनका अभाव था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राकृतिक अवस्था में 3 तत्वों का अभाव बताया, कला, संस्कृति और नौचालन। कला, संस्कृति और नौचालन। और 3 मूल प्रवृत्तियां बताई, प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और कीर्ति। ये इन्होंने बताया मूल प्रवृत्तियों के बारे में। इसके अलावा इनको मालबरी का शैतान काउलिन का, ये भी आपने देख लिया। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, 2 बार देखते देखते आपको ये याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी भाषा समझ में आई होगी और आपको याद होने में थोड़ी सहायता मिली होगी। तो इन वीडियोस को आप अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दें। जय श्री राम।